हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत गुड इवनिंग। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो सभी बच्चों को बहुत बहुत गुड इवनिंग है जी। क्या बच्चों आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार जल्दी से बता देना। और क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? गुड इवनिंग है सभी प्यारे बच्चों को। ठीक है जी, मेरे पास आपके मैसेजेस आने शुरू हो चुके हैं। दीपक, वानी, सृष्टि, खुशी, गार्गी, राघव, बहुत बहुत गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो सभी बच्चों को प्रेम पूर्वक नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और आशा करते हैं सभी बच्चे मस्त और स्वस्थ दोनों ही होंगे। ठीक है, तो ऑडियो और विजुअल सही चल रहे हैं? ऑल राइट, चलो बहुत बढ़िया जी बच्चों जी, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो ये बताओ, डर का माहौल है कि नहीं? कितना खौफ का मंजर कितना चल रहा है? और कैसी चल रही है तैयारी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आज का लेक्चर बच्चों मैं बताता हूँ आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो मेरी तरफ से आज इम्पॉर्टेंट तो है ही है खैर, लेकिन आज जो आपको लर्निंग मिलेगी और जो आज आपको लेक्चर के बाद आपसे पूछूंगा कि जो आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और सारी चीज़ें देखना आपको बहुत अच्छे से मतलब क्रिस्प फॉर्म में आपके पास कंपाइल होकर आ जाएंगी। बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत 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 ज़्यादा। मतलब आप देखना एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिलेगा। वो कल करेंगे वानी, एमटीपी का डिस्कशन कल करवाऊंगा। एक बार पेपर का फ़्लो बता दूंगा आपको आज, और फिर कल दिखाऊंगा कि कल हमारे मतलब बड़ा इजी रहेगा जब एमटीपी डिस्कस करेंगे। राधे राधे जी। तो हाँ दिव्यांश, बिल्कुल। चलो तो सब बच्चे तैयार हैं? एक बार मुझे बता देना। बहुत बहुत नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। बाकी जो अभी जुड़ा है वीडियो में, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, तो पता लग जाएगा कि भाई हमारे सभी बच्चे आ चुके हैं, अटेंडेंस लग चुकी है कंप्लीट। हाँ चहल, बिल्कुल मॉड्यूल अब तो परफेक्ट है। देखो अब तो एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले कुछ भी नया अतरंगी करने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ रखा है बस उसी को बार बार पढ़ो, स्टिक रहो। कुछ भी नया देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम का पेपर आईसीआई के मॉड्यूल पर ही बेस्ड रहेगा, तो इसीलिए कुछ भी नया मटेरियल इस समय मत देखना, है ना। बेसिक्स पर स्टिक करना है। तुशिन भाई आज करेंगे धमाकेदार तरीके से सारी चीज़ें, और कल आपको पेपर करवाऊंगा दोनों का डिस्कशन। फिर देखना सारे क्वेश्चंस की वैरायटी कैसे कवर हो जाएगी। चलो तो एक बार मुझे बता दो कि सब बच्चे तैयार हैं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ओके ठीक है, तैयार है, ऑल राइट। ठीक है, खुशी, राघव, वानी, ध्रुव, ऑल राइट। यस सर, ठीक है। पक्ष भाई प्रीमियर नहीं है, लाइव जब बैठा हूँ। यस सर, चलो ठीक है। तो देखो अब जो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ना सुनना मेरी बातों को। थोड़ी देर मैं चैट्स को भी स्लो कर देता हूँ सो दैट आराम से बातचीत हो पाए। तो आराम से मेरी बातों को सुनना है सभी बच्चों को, ठीक है ना। तो मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा, लेकिन आपको बस जो मैं समझाऊंगा और जो बात बताऊंगा उसे फॉलो करना है, ठीक है, उसे फॉलो करना है। अब देखो बड़े ध्यान से, सबसे पहले देखो कल हम एमटीपी का डिस्कशन करेंगे, दोनों एमटीपीज़ का।
लेकिन मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि हमारे एग्ज़ाम में जो हमें आज थ्योरी करनी है बेसिकली पूरे मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 की, जस्ट ब्रीफ एक बार देने के लिए बता रहा हूँ। देखो, मॉड्यूल 1 के अंदर और मॉड्यूल 2 के अंदर, ठीक है ना, आपके मिलाकर 10 चैप्टर्स हैं टोटल इन ऑल। अगर हम देखें तो मॉड्यूल 1 में आपके हैं 6 चैप्टर्स, मॉड्यूल 2 में हैं आपके 4 चैप्टर्स बड़े बड़े। वेटेज वाइज लगभग बराबर है, मैंने उस पर आपको पहले बताया था, राइट। अब देखो, पेपर के पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट कि एग्ज़ाम में जो पेपर का पैटर्न रहेगा उसके हिसाब से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना, जो कंपलसरी है 20 नंबर का 20 मार्क्स का, वो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो बेसिकली उसको आप कह सकते हो कि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, जिसमें आपके 12 नंबर के होंगे ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स जो है वो एक ऐसी थ्योरी होती है कि जिसमें आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, तो दिमाग से वो वहम निकाल देना। आपको बस चीज़ों को पता होना चाहिए, ट्रू है कि फॉल्स है, और 1-2 लाइन का रीज़न जो भी उस पर एप्ट बनता है। बाकी 2 पार्ट्स जो होंगे 4-4 नंबर के, वो आपके इस तरह के होंगे जिसमें आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ सकती है, कुछ बातें लिखनी पड़ सकती हैं, ठीक है ना। हालांकि उसमें भी जैसे जो क्लास में नोट्स में लिखवाया है, आप उनको भी पढ़ लोगे चीज़ों को तो आपको समझ में रहेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो अगर हार्डकोर थ्योरी क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो ये 2 पार्ट्स जो होंगे जिसमें आपको लंबा आंसर लिखना पड़ेगा, 4 नंबर का है, तो लगभग 60 to 80 वर्ड्स का आंसर आपको यहाँ पर ईच देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन थ्योरी का। उसके बाद देखो, दूसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे जिसमें कोई थ्योरी नहीं होगी, तीसरे क्वेश्चंस में भी 2 पार्ट्स होंगे जिसमें कोई थ्योरी नहीं होगी, चौथे क्वेश्चन में भी 2 या 3 पार्ट्स होंगे जिसमें कोई थ्योरी नहीं होगी। प्रैक्टिकल होंगे 10-10 नंबर के, 15 या 5 के कॉम्बो में किसी भी तरह से, लेकिन प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है ना। 5वें क्वेश्चन में भी आपकी कोई थ्योरी नहीं होगी। अब उसके बाद जो हमारा छठा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो कंपनी अकाउंट्स का पार्ट वाला क्वेश्चन होता है, उसमें आपका एक क्वेश्चन तो शेयर्स का प्रैक्टिकल हो गई होगा, एक 5 नंबर का डिबेंचर्स का पक्का होगा। अब उसमें भी जो ए पार्ट है वो शेयर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, बी पार्ट जो है वो डिबेंचर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, जो सी पार्ट है 5 नंबर का वो आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, मिक्स, मतलब वो आमतौर पे कहीं से भी आ सकता है। तो अगर आपको थ्योरी के एंगल से मैं बताऊं तो आपको थ्योरी के एंगल से अगर मैं टोटल भी जोड़ लूं तो अब जोड़ो आप कितने नंबर की थ्योरी बन जाएगी आपकी, 12 नंबर के ट्रू फॉल्स, 4 और 4 नंबर की ये थ्योरी और 5 नंबर की ये थ्योरी, जिसमें आपको मतलब वाकई में ये सोचना पड़े कि यार मुझे रटना है, लिखना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो जो हैं वो तो एक अलग खेल हो गया। तो कुल मिलाकर ये आपकी कितने नंबर की थ्योरी बन गई, 25 नंबर की थ्योरी बन गई, 25 मार्क्स की थ्योरी बन गई, जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी 12 नंबर की है जो आपके ट्रू फॉल्स की होगी, ठीक है ना, एप्लीकेशन बेस्ड। बाकी बचे कितने, 13 नंबर लगभग। तो 13 मार्क्स की थ्योरी ऐसी होगी जो आप कह सकते हो कि बिल्कुल हार्डकोर लिखने वाली, रटने वाली टाइप्स होगी, जैसा हम 12th में लिखते थे कि भाई कोई पॉइंट बनाया उसमें अपनी लैंग्वेज लिख रही है, बीएसटी के क्वेश्चंस की तरह, इस तरह की थ्योरी होगी। तो सबसे पहले आप मुझे बता दो कि भाई ये बात बिल्कुल ओके है, सबसे पहले इस चीज़ को बता दो जी भैया, फिर मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। तो अब जब अपनी प्रिपरेशन करो ना तो इस बात को ध्यान रखना कि भाई इतने नंबर की थ्योरी है तो इतने नंबर के हिसाब से उसको मतलब इम्पोर्टेंस देनी है, जो टेंशन लेनी है वो इस हिसाब से लेनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा अननेसेसरी टेंशन लेनी है, राइट। ठीक है, ओके। तो ध्रुव भाई ओके, गार्गी जी ओके, ठीक है, अनुज भाई ओके, ठीक है। नेक्स्ट लेवल गेमर भाई अब पढ़ो तो साथ साथ, आज करवा रहा हूँ ना, देखो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो आज लगभग हम 1-1.5 घंटा जो भी डिस्कशन करेंगे वो इसी थ्योरी पर बेस्ड होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अभी कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं जितनी चीज़ें इसमें पढ़ाऊँगा वो सारे कंपाइल्ड थ्योरी
कंपाइल्ड कॉन्सेप्ट्स सारे के सारे आपके साथ शेयर कर दूंगा, बस आप ध्यान से सुनते रहना कि मैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल, मैं ये PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप निश्चिंत रहना बस, ठीक है। चलो, तो मैंने पूरे के पूरे 10 के 10 चैप्टर कंपाइल कर रखे हैं आपके लिए, थ्योरी पर्सपेक्टिव से भी और सारी कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है ना। चलो, तो अब मैं एक बार शुरू करता हूँ, फिर आपके पास दोबारा वापस आऊँगा। चलो ठीक है ना, आ जाओ। तो हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, राइट। देखो, सबसे पहले चैप्टर 1 के अंदर हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई ट्रांजैक्शन क्या होती है और इवेंट क्या होता है ना। एक तो बेसिक थ्योरी में आपको ये पता होना चाहिए। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट जो है वो क्या है कि भाई जैसे कोई एक्ट हुआ उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन, और जब उसका कोई रिजल्ट आता है तो उसको बोलते हैं हम इवेंट, ठीक है ना। तो जो बातें मतलब नॉर्मल क्लास में आपको पढ़ाई हैं वही बातों से स्टार्ट करना है। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है, बस बेसिक हमको ये पता होना चाहिए। अब सबसे पहले चैप्टर 1 में देखो अकाउंटिंग की जो परिभाषा है, यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको डिटेल में लिख कर दे रखा है। आप आराम से बाद में इस फाइल से रीड करना है, लर्न करना है, वो कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। अभी सिर्फ बातों को समझना कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन होती है उसमें हम सारी बातों को कवर करते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाइंग की, समराइजिंग की, उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन की और कम्युनिकेटिंग की, है ना। अब उसी पर बेस्ड बेसिकली हमारा एक प्रोसीजर बन जाता है। अब देखना ध्यान से, पहला प्रोसीजर होता है जिसमें हम करते हैं जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, निकालते हैं। और दूसरा स्टेप होता है जिसमें हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, यानी कि यूजिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब 3 बातें जनरेशन के लिए चाहिए, 3 बातें उसको यूज़ करने के लिए चाहिए। देखो वही स्टेप्स बन जाते हैं क्या क्या। जब हम जनरेटिंग की बात करते हैं इन्फॉर्मेशन, तो उसमें हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग करते हैं, क्लासीफाइंग के बाद समराइजिंग करते हैं। अब रिकॉर्डिंग का बेसिक मतलब क्या है, बस सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। रिकॉर्डिंग का मतलब हो गया जिसमें हम जर्नल बनाते हैं, सारी की सारी बुक्स के अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। क्लासीफाइंग का मतलब हो गया जिसके अंदर हम लेजर बनाते हैं, सारे के सारे अलग अलग अकाउंट्स है ना, पोस्टिंग करते हैं। और समराइजिंग का मतलब हो गया जिसमें आप अपने मेनली ट्रायल बैलेंस बनाते हो, P&L बैलेंस शीट बनाते हो। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, जनरेशन हो गया। जब हम जनरेट कर लेते हैं, जनरेट करने के बाद फिर होती है देखो हमारी एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेटिंग। इसका मतलब है कि अब हम इस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, अपने यूज़र तक पहुंचा रहे हैं। तो एक पूरा प्रोसेस बन गया। उसके लिए हम एनालाइज करेंगे, मतलब सोचेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेट का मतलब हो गया रिजल्ट्स निकालेंगे, जैसे रेशोज़ देखते थे हम 12th में, और फिर अपने यूज़र को इन्फॉर्म कर देंगे कि हमारे मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं, अच्छा है, बुरा है, प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या बन जाता है, स्टेप बन जाता है। फिर देखो छोटा सा पॉइंट है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ अकाउंटिंग का। तो इस पर जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाए थे आपको ना, वो याद रखने हैं कि भाई देखो ये स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग से शुरू हुई थी इसकी कहानी। ल्यूका पैसियोली जो है उनको हम डबल एंट्री सिस्टम का फादर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये डेबिट क्रेडिट का सिस्टम स्टार्ट करा था। बाकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, ये भी हमें पता है। इसके अलावा आजकल के ज़माने में सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग भी होती है, जो मतलब अलग अलग फील्ड्स आपको बताए थे अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो इसमें हो सकता है आपसे किसी भी 2 के बारे में या 3 के बारे में छोटा छोटा लिखने को बोल दे। तो ये पॉइंट बन गया एक। इसके अलावा देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, ऑब्जेक्टिव्स, कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव बताओ। तो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आपका वो 4 नंबर वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें इस पर मार्क करके दे दूंगा, आप निश्चिंत रहना, आराम से इनको पढ़ लेना, बस जो बातें मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव्स का, तो इसमें आप कोई भी ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो जो आपका दिल चाहे, कोई भी 4, कि भाई रिकॉर्ड सिस्टमेटिक मेंटेन होते हैं, इसमें हम फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा लेते हैं, इससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, इससे हम सॉल्वेंसी पोजीशन का पता लगा सकते हैं। तो ये हमारे अकाउंटिंग के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए, वो ये पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा वो क्या पूछ सकता है और कि भाई ऑब्जेक्टिव्स के अलावा फंक्शंस बता दो अकाउंटिंग के। तो देखो हमने फंक्शंस भी लिख रखे हैं। फंक्शंस क्या होते हैं कि भाई
मेजरमेंट है ना, चीज़ों को मेजर करना, फोरकास्ट करना, डिसीजन मेकिंग, ये हेल्प करता है, ये भी हमारे अकाउंटिंग का फंक्शन है। और क्या फंक्शन लिखे थे देखो नंबर 4, कंपैरिजन करना, कंट्रोल, हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी ये इफ़ेक्टिव बनाता है, और गवर्नमेंट रेगुलेशन कि भाई हमें कितना टैक्स देना है कितना नहीं देना, इसके लिए भी वो हेल्प करता है। तो हमसे क्वेश्चन फंक्शंस का क्वेश्चन पूछ सकता है 4 नंबर का, तो 4 नंबर का आपका ये टॉपिक बन गया। तो इसमें भी आप कोई भी अपने मनपसंद के 4 फंक्शंस लिख सकते हो। और क्या देखो चैप्टर 1 में क्वेश्चन पूछता है कि भाई बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग का डेफिनेशन पूछ सकता है, और बुक कीपिंग का मेनली ये पूछ सकता है कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या फ़र्क है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है ना, क्योंकि ये डिफरेंस के रूप में, तो ये 5 नंबर का एग्जैक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आया है और सीधा डिफरेंस पूछेगा। तो देखो इसमें जो अलग अलग बेसिस पर डिफरेंस है कि भाई बुक कीपिंग का मतलब हम खाली रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में हम समराइजिंग भी, एनालाइजिंग भी, इंटरप्रिटेशन भी, वो सब करते हैं। बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है। बुक कीपिंग मैकेनिकल है, अकाउंटिंग थोड़ा सा एनालिटिकल है। बुक कीपिंग में स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल्स चाहिए। बुक कीपिंग के देखो कोई सब फील्ड्स भी नहीं होते, अकाउंटिंग के अलग अलग सब फील्ड्स होते हैं। तो इस तरह के मतलब आप कोई भी 5 डिफरेंस इसमें लिख सकते हो। उसके बाद देखो सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, ये वही जो आपको बताए थे 5 तरह के सब फील्ड्स होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें आपको कीवर्ड बताया था कि इसमें हम क्या पता लगाते हैं, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इससे क्या होता है, जो मैनेजमेंट की हेल्प होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। इसके बाद देखो कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको बताया था इसमें हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी एक पार्ट है, हालांकि मॉडर्न पार्ट है, ये आप नहीं भी लिखो तो चलेगा क्योंकि ये ज़्यादा फॉलो नहीं होता। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी, ये भी मॉडर्न ज़माने की अकाउंटिंग है, ज़्यादा फॉलो नहीं होती। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड करते हैं हम कि जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ता है। या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे हमारे लिए एसेट हैं। और सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग, इसमें कीवर्ड्स बताए थे कि जैसे कोई भी कंपनी समाज को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान दे रही है। जैसे टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल था कि टाटा ग्रुप कितने स्कूल्स, कितने हॉस्पिटल्स खोलता है, तो वो सोशल बेनिफिट है। या फिर उनकी फैक्ट्रियों से कितना धुआं निकला जो समाज को पॉल्यूशन दे रहा है, वो सोशल कॉस्ट है। तो इसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट, है ना। पीडीएफ में आपको दे दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल चिंता नहीं करना। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इस पूरी फाइल आपको सारे चैप्टर की मिल जाएगी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा मेरे चैनल पर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन देखो अगला, और क्या आ सकता है चैप्टर 1 से, ये भी एक क्वेश्चन है। यूज़र पर आ सकता है कि यूज़र कौन होते हैं। तो ये आपको सिंपल लिस्ट पता है यूज़र की, बहुत सारे यूज़र हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, किसी ने हमें लोन दिया है वो हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है जिससे हम उधार पर सामान खरीदते हैं, सरकार हो सकती है, पब्लिक हो सकते हैं, हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं जिन्हें हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखना हो। तो यूज़र्स जो हो सकते हैं वो इंफॉर्मेशन के अलग अलग हो सकते हैं, राइट। फिर देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है ना चैप्टर 1 के अंदर। तो आपको पता ही है कि भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम किसे कहते हैं, जो रूल्स होते हैं एक तरह से। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हम किसे कहते हैं, जो अजम्पशंस होती हैं। तो 3 अजम्पशंस होती हैं, वैसे हम पढ़ते हैं इसको। एक होता है गोइंग कंसर्न, एक होता है कंसिस्टेंसी, और एक होता है एक्रूअल। इसके अलावा बहुत सारे और भी कन्वेंशंस होते हैं, जैसे अलग अलग जिनको हम प्रिंसिपल्स भी कह देते हैं, जैसे डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट, प्रूडेंस प्रिंसिपल, या जिसको आप कह देते हो मटेरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स। तो बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स इनके अंदर कवर हो जाते हैं, है ना। तो हमें सबके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। देखो सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस और ओनर अलग अलग हैं। मनी मेजरमेंट कि जो चीज़ें मनी की टर्म्स में होंगी वही हम रिकॉर्ड करेंगे। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कि बिजनेस की लाइफ को हम छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं और 1 साल के एक टाइम पीरियड के बाद हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक्रूअल, एक्रूअल का मतलब होता है कि हम ट्रांजैक्शन पैसे के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं करते, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई हम उस दिन रिकॉर्ड करते हैं, पैसे चाहे बाद में मिले या जल्दी मिले।
हमको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। एक बच्चा पक्ष भाई कह रहे हैं कि सर स्ट्रेस हो रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लो मेरे दोस्त, वेरी सिंपल पेपर है, आप बस समझ लो, इतना काम करो, दैट्स इट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसमें क्या सिखाया था कि हम रेवेन्यू को और उस साल के एक्सपेंसेस को मैच करते हैं। तो एक साल के अगर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस साल के एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर देंगे, बस सिंपल। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, ऐसा हम अजम्पशन लेते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं, मार्केट प्राइस को इग्नोर करते हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कि भाई कोई भी एसेट जब बेचा जाएगा तब उसकी वैल्यू को हम रिकॉर्ड करते हैं, चेंज वाली वैल्यू को, अदरवाइज वो कॉस्ट पे ही हम शो करते रहेंगे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कि भाई हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं और इसकी इक्वेशन भी आपको पता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, बस बेसिक। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म में क्या बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को मत करो, तो कंजर्वेटिज्म हो गया। कंसिस्टेंसी, इसमें क्या होता है कि भाई आप एक प्रैक्टिस को, अकाउंटिंग प्रैक्टिस को ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर हम क्या करते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं। मटीरियलिटी, इसमें क्या था कि भाई जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, मटीरियल होती है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। अब इसके मतलब एग्जाम्पल में आपको कहानी भी सुनाई थी, भाई मुकेश अंबानी के 100 रुपये खो गए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, भिखारी के 100 रुपये खो गए तो उसके लिए फ़र्क पड़ेगा, उसके लिए वो मटीरियल है, तो मटीरियल चीज़ों को रिकॉर्ड करना है ना। तो सिंपल पॉइंट्स हैं। तो देखो गोइंग अजम्पशंस बोले थे ना 3 होते हैं, तो ये 3 अजम्पशंस क्वेश्चन में हमसे पूछ सकते हो। तो ये एक प्रॉपर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, 4 नंबर का या 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसमें आप बस ऐसे लिखना कि भाई 3 अजम्पशंस हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। तीनों के बारे में आपको पता ही है कि क्या है, बिजनेस चलता रहेगा, अकाउंटिंग प्रैक्टिस ईयर आफ्टर ईयर सेम फॉलो होती रहेगी, और एक्रूअल का मतलब कि ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, जब वो हुई सेटलमेंट चाहे जब मर्जी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है कि भाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के इंपॉर्टेंस के हैं, तो ये आप रीड कर लेना। बेसिक इंपॉर्टेंस है कि भाई हम चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं, रेलिवेंट चीज़ें होती हैं, रिलायबल चीज़ें होती हैं, कंपेयर कर सकते हैं, इससे अकाउंटेंट्स का टाइम एंड एनर्जी भी बचता है ना। या ये भी एक छोटा सा टॉपिक है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, देखो रेलिवेंट हो, रिलायबल हो, ईजीली समझ आ जाए, हम उससे कंपेयर कर सकें, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि अकाउंटिंग प्रैक्टिस हर साल ईयर आफ्टर ईयर सेम चल रही हो। न्यूट्रलिटी, मतलब कि उसमें कोई ऐसा ना हो बायस हो, यूज़र को सही जानकारी मिलनी चाहिए, है ना। मटीरियलिटी ये बता ही दिया। टाइमलीनेस, मतलब इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो अब जिसकी समय की वैल्यू हो, ऐसा ना हो कि आपने 25 साल पुरानी कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, अब उसका यूज़र आज क्या करेगा। वेरीफाइबिलिटी, यूज़र वेरीफाई कर सके उसको कि भाई हाँ ये जानकारी जो है ये बिल्कुल सही है। कंजर्वेटिज्म हो उस इन्फॉर्मेशन में, वो आपको बता ही दिया। और सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसका मतलब होता है, ये हम आगे भी पढ़ते हैं कि भाई जो सच्चाई है हमें उसको इम्पॉर्टेंस देनी है, लीगल फॉर्म को नहीं देनी। तो ये सब इतने सारे फीचर्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होने चाहिए। बाकी देखो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 1 के अंदर, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका डिफरेंस अच्छे से पढ़ जाना है ना, खासकर जिन बच्चों ने क्लास कर रही हैं अटेंड, नोट्स में भी लिखवा रखा है, वो डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ जाना, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, देखो एग्जांपल्स तो आपको पता ही हैं। मेनली इसका डिफरेंस क्या क्या होता है, अगर आपकी कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है ना, आप एसेट खरीद रहे हो जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए या तो मिलेगा, है ना, जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, लंबे समय का बेनिफिट आपके पास रहेगा, ये सारे फीचर्स हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। और इसके विपरीत अगर कोई आप रेगुलर नेचर का खर्चा करते हो, है ना, छोटी अवधि के लिए करते हो जिसका बेनिफिट भी एक पीरियड के लिए मिलेगा, और नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस आप कर रहे हो, ये सब चीज़ें हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। बस तो इनके एग्जांपल्स अच्छे से कर लेना। देखो मैंने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, आप इसको एक बार गो थ्रू करना, आपके एग्ज़ाम में देखना इसी में से कोई ना कोई घुमा फिरा के पूछ लेगा, है ना, ये है वो है। तो बस आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई कौन सा आइटम कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कौन सा आइटम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बस।
है ना, एक क्वेश्चन ये बन गया। इसी तरह क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप कौन से फैक्टर्स देखते हो। तो इसमें 5 पॉइंट्स हैं, है ना, ये भी वैसे बताएं हैं, लेकिन आप इनको भी एक बार रीड कर जाना। जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, अब फर्नीचर डीलर वाला फर्नीचर खरीदेगा तो उसके लिए वो रेवेन्यू है, लेकिन अगर एक मोबाइल डीलर वाला फर्नीचर खरीद लेगा तो उसके लिए वो कैपिटल है ना। रिकरिंग नेचर, बार बार हो रहा है तो रेवेन्यू नेचर का है। इसी तरह इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी बढ़ गई तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेसिटी नहीं बढ़ी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पर्पस, भाई पर्पस क्या है, आप एसेट खरीद रहे हो उस पर्पज से चीज़ है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मटेरियलिटी ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व, करोड़ों का खर्चा कर दिया तो कैपिटल है, 10 रुपये का खर्चा कर दिया तो रेवेन्यू है ना, ये मतलब हो गया। इसी तरह कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, इसमें भी आपके नॉर्मल डिफरेंस है, वही डिफरेंस है लेकिन एक कम इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत देना। इसी तरह देखो चैप्टर 1 में एक छोटा सा यूनिट है जिसमें हमें 3 डेफिनेशंस पढ़नी होती हैं। ये तीनों डेफिनेशंस एक बार बस पढ़ जाना, 1 या 2 नंबर वाले, मतलब वो ट्रू फॉल्स में आ सकता है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट एसेट और प्रोविजन, कि भाई ये क्या होते हैं, है ना। तो अब देखो इनकी डेफिनेशन नॉर्मल बस पढ़नी है। कॉन्टिंजेंट एसेट का मतलब क्या होता है कि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में मेरा कोई एसेट हो सकता है, एक इकोनॉमिक बेनिफिट इनफ्लो हो सकता है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है कि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में मेरी कोई ऑब्लिगेशन हो सकती है, मेरा कोई फ्यूचर में नुकसान हो सकता है ना, हम इसको फुट नोट में शो कर देते हैं। कॉन्टिंजेंट एसेट्स जो होते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये सारे डिफरेंस आपको मतलब दे रखे हैं। इसी तरह प्रोविजंस, प्रोविजंस जो होते हैं हम उनको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो होती है हम उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को सिर्फ फुट नोट में हम शो करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट है जो 4 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन में क्या फ़र्क होता है। तो इसके डिफरेंस आप यहाँ से एक बार रीड कर लेना, बेसिक मतलब है। इसी तरह एक और छोटा यूनिट इसमें है चैप्टर 1 में, अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अब अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। उसके एग्जांपल्स हैं, आप गुडविल वाला याद रख लो, एक सिंपल, जैसे आपने 12th में पढ़ा था कि गुडविल को वैल्यू करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। अब कोई कंपनी एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाती है, कोई सुपर प्रॉफिट लगाती है, कोई कैपिटलाइजेशन लगाती है, तो ये सब क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसियाँ हैं। तो हर कंपनी की अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी अलग हो सकती है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, ये वाला, कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन कैसे करोगे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो उसके 3 फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो आप जिन बच्चों के पास नोट्स हैं, क्लास नोट्स में पढ़ा भी होगा तो आपको लिखवा भी रखें, नहीं तो यहाँ पे देख लो आप। एक होता है प्रूडेंस, वो आपको पता है क्या है, कंजर्वेटिज्म। एक होता है मटेरियलिटी, वो भी आपको पता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें शो करनी है। और तीसरा होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म भी पहले बताया था कि भाई हमें सच्चाई को ऊपर रखना है, लीगल फॉर्म को नीचे रखना है। नीचे मतलब उसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। मैंने बिल्डिंग खरीदी मान लो आज, उसकी रजिस्ट्री होते होते 2 महीने लग गए, तो हम बुक्स में बिल्डिंग आज ही शो कर देंगे, चाहे कानून की नज़र में बिल्डिंग की रजिस्ट्री अभी 2 महीने बाद हुई है, ये बात ध्यान रखनी है। तो हम सब्सटेंस यानी कि सच्चाई को इम्पॉर्टेंस देते हैं ओवर लीगल फॉर्म, कानूनी दर्जे के, ये मतलब होता है ना। बाकी कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, ये जस्ट आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ज़्यादा टेंशन मत लेना थ्योरी के लिए, ठीक है ना। बाकी फिर है मेजरमेंट प्रिंसिपल अकाउंटिंग का। इसमें सिर्फ आपसे एक ही चीज़ पूछ सकता है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें मैंने आपको 3 स्टेप्स भी लिखवाए थे। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, कि भाई किस चीज़ को मेजर करना है। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ स्केल, कि डॉलर में करें, रुपी में करें, किस चीज़ में मेजर करें, मेजरमेंट का सिलेक्शन करना है। और फिर हम इवैल्यूएट करते हैं, यानी कि फिर हम जो भी आइटम है जिसको रिकॉर्ड करने की हम बात कर रहे हैं उसकी वो वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं कि भाई ये पेन है अगर, ये कितने का, तो जी 10 रुपये का। तो पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन, फिर हो गया सिलेक्शन, फिर हो गया इवैल्यूएशन। बस ये बेसिक कीवर्ड्स थे। हाँ, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल। तो मैंने आपको बताया था कि वैल्यूएशन के 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि आपने घर कितने का खरीदा था। एक होता है करंट कॉस्ट,
यानी कि बिल्कुल सिमिलर वही घर, आपके जैसा घर आज बाज़ार में कितने का है। एक होता है रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि अगर आप अपना घर आज बाज़ार में बेचोगे तो कितने रुपए का बेचोगे या बेच सकते हो। और एक होता है प्रेजेंट वैल्यू, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा होगा मैथ्स में वो देखा होगा कि भाई अगर कोई चीज़ फ्यूचर में 10 लाख की है 5 साल बाद, तो आज उसकी डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूले पर बेस्ड होती है, तो ये बेसिकली आपसे पूछ सकते हैं। बाकी इसमें लास्ट यूनिट होता है चैप्टर 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। तो इसमें लिस्ट तो आपको याद नहीं करनी, वो तो कोर्स में नहीं है, लेकिन ये फॉर्मुलेट कैसे होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये पता होना चाहिए। बेसिक एक प्रोसीजर होता है। सिंपल सी बात तो बता दूं, ICAI जो है वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है, इतना हमें ध्यान रखना है। बाकी ये प्रोसीजर है, पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं भाई किस चीज़ पर नियम बनाएं, फिर ग्रुप स्टडी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फिर ड्राफ्ट बनता है, फिर अलग अलग बॉडीज़ उस पर अपने विचार रखती है, फिर फाइनल एक्सपोजर ड्राफ्ट बनता है, फिर उस पर लोगों के कमेंट्स लिए जाते हैं या इंटरेस्टेड पार्टीज़ के, फिर उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो करता है, और फाइनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI इशू कर देता है। लेकिन हमसे एग्ज़ाम में पूछेगा ये क्वेश्चन, AS के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पर्पस क्या है। तो बस आप 4 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना कि भैया AS क्यों बनाए थे। ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, कंपैरेबिलिटी करने के लिए, कंसिस्टेंसी रखने के लिए, और इन्फॉर्मेशन रिलायबल हो इसको रखने के लिए। बस 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट्स इट। बाकी लिस्ट आपको याद नहीं करनी, कुछ लिमिटेशन है, कुछ बेनिफिट्स हैं, वो आप गो थ्रू कर लेना, कम इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्यों आए, क्योंकि दुनिया भर में चलता था IFRS, यानी कि दुनिया भर के नियम कुछ और थे, तो हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को थोड़ा बहुत IFRS के साथ कन्वर्ज कर लिया, मिला लिया, तो उनको नाम दे दिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यही बात इसमें दे रखी है। अब इस पर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी कभी कि भाई जो IFRS है उनके साथ कन्वर्ज करने में हमारा क्या बेनिफिट है। तो हम इसमें 3 पॉइंट्स लिखते हैं कि भाई इकोनॉमी का बेनिफिट ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट ये है कि अब आप भी किसी फॉरेन कंपनी में निवेश करना चाहते हो तो आपके पास भी जानकारी होगी, आप इजीली कंपेयर कर पाओगे, और इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिलता है ओवरऑल, क्योंकि फॉरेन मार्केट्स के पैसे या फॉरेनर्स के पैसे हम अपने यहाँ पर निवेश के तौर पर ले सकते हैं। तो ये भी IFRS के साथ कन्वर्ज करने का बेनिफिट होता है। तो बस ये आप पढ़ लेना, 3 ही लोगों के बेनिफिट्स होते हैं, है ना। बाकी ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं कि कौन इशू करता है इंडियन AS, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स MCA इशू करती है, और किससे कंसल्टेशन करती है, NACAS नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनसे वो सलाह मशवरा करके कर देती है इशू, है ना। ये बेसिक जानकारी। बाकी ये लिस्ट जो है ये आप मत करना बस। तो बेसिकली ये जो था ये आपका चैप्टर 1 था कुल मिलाकर, जिसमें से टोटल इन ऑल भी अगर मैं बात करूं तो 5 से 7 नंबर की थ्योरी बनती है, ठीक है। चलो तो एक बार चैप्टर 1 तक के लिए बता देना कि भाई आपको समझ आ गया चैप्टर 1 में कि बस कितनी थ्योरी करनी है, क्या क्या करना है। तो एक बार मुझे यहाँ तक का भेज दो थम्स अप कि भाई यहाँ तक चैप्टर 1 की बात ओके है। ओके हाँ, मॉड्यूल ही करना मानी, बिल्कुल मॉड्यूल ही करना है और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा अभी सोचने की ज़रूरत, बिल्कुल मॉड्यूल ही करना है। और उसमें भी फोकस करना है। मैंने जो अभी वीडियो डाली थी पहले कि भाई कौन से चैप्टर बड़े हैं, इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप प्लान आउट कर सकते हो, उन्हीं चैप्टरों को पहले करना है ना। बाकी मैं कल भी एक बार बताऊंगा, जब कल आपको पेपर का डिस्कशन करूंगा तब कल भी मैं दोबारा दिखाऊंगा, बताऊंगा कि अगर मान लो कल वाला पेपर हम लेके बैठेंगे एग्ज़ाम में तो पहले क्या करें क्या ना करें फिर कैसे करें, ठीक है। ओके चलो ठीक है, तो चैप्टर 1 तो हो गया। अब इसके बाद जो जितने भी चैप्टर्स हैं, ध्यान से रिपीट सुन लेना मेरे शब्दों को, डिस्क्लेमर,
इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, यानी कि अगले 9 चैप्टर्स, इन सब में मिलाकर आपकी जो थ्योरी आएगी, थ्योरी लिखने वाली, वो आएगी 4-5 नंबर की, और बचे हुए जो 12 नंबर के ट्रू फॉल्स हैं वो तो किसी भी चैप्टर से कहीं से भी कुछ भी आ सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस करनी है वो आप इंस्टीट्यूट के जो ट्रू फॉल्स दे रखे हैं बुक में, उनको बस एक बार गो थ्रू कर लेना। आपके लगभग 10 नंबर के ट्रू फॉल्स तो उन्हीं में से आएंगे, एक कोई पॉइंट नया आएगा एग्जाम में, बस वो भी आप जितनी स्टडी करोगे उससे कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इतना मत ज़्यादा प्रेशर लेकर चलना थ्योरी को लेकर, खासकर कि बाकी चैप्टरों में भी आप लगे हुए हो इंच बाय इंच, वर्ड बाय वर्ड रटने में, बिल्कुल नहीं करना है इस समय, ठीक है ना। बस जितना मैं अब यहाँ पर मार्क करूँगा सिर्फ वो पढ़ लेना कि भाई ये थ्योरी करनी है इन चैप्टरों में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो तो चैप्टर 2 से शुरू करता हूँ अब, आओ। चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। देखो अब इसमें आपको पता है बेसिकली चैप्टर 2 हमारे डबल एंट्री सिस्टम को पूरा मतलब कवर करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें पहला एक यूनिट है जर्नल एंट्रीज़ का। अब उसमें तो आपके रूल्स होते हैं, है ना, कि भाई कितने तरह के अकाउंट है, तो ये आप बेसिक देख लेना भाई, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, है ना, ये हमको पता है। बाकी पर्सनल अकाउंट नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये सिंपल है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, अब ये कोई थ्योरी वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। तो जो थ्योरी वाली चीज़ें नहीं है वो जस्ट मैं स्क्रॉल एक बार कर दूंगा, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट का ब्रीफ आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली, है ना। ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। अब जर्नल एंट्रीज हम किस में करते हैं, सब्सिडरी बुक्स में करते हैं, ये बेसिक बात हो गई। अब देखो मान लो हमें कोई कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो कहाँ करेंगे, कैश बुक्स में। परचेज़ है परचेज़ बुक में, सेल है सेल बुक में, परचेज़ रिटर्न बुक में, सेल रिटर्न सेल बुक में, बिल्स इशू करे बीआर बुक में, बिल्स पे करने हैं बीपी मतलब बीपी बुक में। और जितनी भी ट्रांजैक्शंस बच गई यानी ट्रांजैक्शंस नॉट कवर्ड एल्सवेयर, वो सब कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। तो इसमें कोई थ्योरी नहीं बनेगी, इसमें आपसे प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन छोटा सा करवाएगा, या तो जर्नल एंट्री करवा लेगा या कोई रूल पूछ लेगा, वो आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न रूल क्या है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, है ना। बढ़ेंगे तो एसेट और एक्सपेंस डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, सिंपल। बाकी सब्सिडरी बुक के एडवांटेज क्या हैं, हाँ ये बस ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं हर उस क्वेश्चन में मार्क कर दूंगा 4 नंबर जो वो पूछ सकते हैं, तो वो आप लिस्ट पढ़ लेना भाई। हमारा सब्सिडरी बुक बनाने से काम का डिवीज़न अच्छा होता है, स्पेशलाइजेशन हो जाती है, समय बचता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और बाद में चेकिंग करने में भी सुविधा हो जाती है। तो ये आप एडवांटेजेस एक बार बस रीड कर लेना, है ना। बाकी अकाउंटिंग इक्वेशंस वो सब हमसे प्रैक्टिकल में पूछेगा, कौन सा अकाउंट क्या है क्या नहीं है, जैसे बिल्डिंग रियल है, रेंट नॉमिनल है, वो ये सब पूछ सकता है छोटा सा ट्रू फॉल्स में, ये बेसिक प्रैक्टिकल है हो गया। अब देखो इसके अलावा लेजर, लेजर क्या होता है, प्रिंसिपल बुक, जिसमें हम सारी पोस्टिंग करते हैं। तो अब लेजर आपसे या तो बनवाएगा, इसी तरह ट्रायल बैलेंस है, या तो वो ट्रायल बैलेंस बनवाएगा जिसमें हम सारे बैलेंसेस को रिकॉर्ड करके लिखते हैं। बाकी इसमें वो क्या पूछ सकता है कि भाई ट्रायल बैलेंस के लिमिटेशंस क्या होते हैं, ये एक थ्योरी क्वेश्चन आप पढ़ लेना कि भाई कई बार ऐसी गलतियां होती हैं जो ट्रायल बैलेंस में हमें नहीं पकड़ में आती, एक लिमिटेशन ये है ना, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। या वो पूछ लेगा कि ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ये आप एक बार रीड कर लेना कि ट्रायल बैलेंस बनाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हम इसकी मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता लग जाता है ना। बाकी ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर होता है ये प्रैक्टिकल पॉइंट है, थ्योरी पूछेगा नहीं। 3 तरीके होते हैं, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल एंड बैलेंस मेथड, वो आपको पता ही है, हम बैलेंस मेथड से ही शो करते हैं। बाकी ये डेमो दे रखे हैं यहाँ पे कि भाई कौन सा मेथड कैसा है। टोटल मेथड में टोटल लिख देते हैं, बैलेंस मेथड में हम बैलेंस शो करते हैं, टोटल एंड बैलेंस मेथड में तो बैलेंस भी लिखते हैं टोटल भी लिखते हैं, जो वैसे प्रैक्टिकली होता नहीं है ना। अच्छा कैश बुक देखो, अब कैश बुक कौन कौन सी हो गई कि भैया सिंपल कैश बुक 1 कॉलम, 2 वाली कैश बुक डबल कॉलम, 3 वाली कैश बुक 3 कॉलम या पेटी कैश बुक। किस में क्या रिकॉर्ड करना है वो भी आपको पता है, सिंगल में खाली कैश,
डबल में कैश और डिस्काउंट, ट्रिपल में कैश, डिस्काउंट और बैंक कॉलम। पेटी कैश बुक में छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं वो लिख देते हैं, है ना। इसके बाद ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा, इसमें कोई थ्योरी है नहीं। फिर रेक्टिफिकेशन, इसमें एक ही बस क्वेश्चन बनता है कि भैया कितने तरह के एरर्स हो सकते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स पूछ लेगा और कौन सा ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये पूछ लेगा। तो ये आपको पता होने चाहिए कि भाई 4 तरह के एरर्स होते हैं, है ना। एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें हम कोई प्रिंसिपल मिस्टेक कर रहे हैं। एरर ऑफ कमीशन, जोड़ने घटाने रिकॉर्ड लेजर करने की गलतियाँ। एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें या तो हम कोई ट्रांजैक्शन भूल गए रिकॉर्ड करना या तो पोस्ट करना। और कॉम्पनसेटिंग एरर्स, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा गलतियाँ आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। तो ये बस आपसे पूछ सकता है कि भैया कितने तरह के एरर्स होते हैं, उनके बारे में बताओ। ठीक है जी। बाकी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पलों की लिस्ट दे रखी है। ये ट्रू फॉल्स के लिए देखो एक अच्छा आपको एग्ज़ाम के लिए मैंने ये टेबल बना कर दिया है। इसमें कुछ एरर्स वो लिखे हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस प्रभावित होता है, उधर कुछ एरर्स ऐसे लिखे हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता है। तो ये ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है कि भाई बताओ ये वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा, ट्रू या फॉल्स, है ना। तो ये हम बता देंगे। बाकी उसके बाद देखो चैप्टर 3 है जी BRS का। BRS का क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा खींचतान करके आया तो 10 नंबर का आएगा, और वो भी आएगा एक बड़ा प्रैक्टिकल फुल कोर हार्ड कोर, ठीक है ना। तो इसमें कोई थ्योरी अगर हम ढूंढने भी बैठे तो एज सच कोई है नहीं जो बड़ी आए। सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है जो मैं मार्क कर रहा हूँ कि कॉजेज़ ऑफ डिफरेंस क्या होते हैं। तो मैंने आपको 3 कॉजेज़ लिखवाए हैं, वही आपको लिखने हैं। एक होते हैं जी टाइमिंग डिफरेंस, एक होते हैं जी ट्रांजैक्शंस, और एक होते हैं जी एरर्स। सिंपल। टाइमिंग डिफरेंस मतलब एक बुक में जल्दी रिकॉर्ड हो गया, एक में बाद में हुआ। ट्रांजैक्शंस मतलब बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, हमें पता ही नहीं चला। और एरर्स मतलब गलतियां जो कोई भी कर सकता है, बस सिंपल, ठीक है ना। बाकी यहाँ मैंने लिस्ट दे रखी है कुछ एग्जांपल्स की कि भाई कौन कौन से मतलब पॉइंट्स हैं, है ना। ये सब देखो प्रैक्टिकल पॉइंट है, इस पर कोई चर्चा करना मतलब थ्योरी नहीं है कि भाई किस पॉइंट का क्या मतलब है। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, है ना। ये सब चीज़ें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पार्ट है। ये सब यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। बाकी आपको अगर लगे ज़रूरत है आप इससे बाद में रीड कर लेना अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिन बच्चों को दिक्कत होती है। बाकी देखो BRS का फॉर्मेट 2 तरह से BRS बनता है। एक तो नॉर्मल जो हम बनाते हैं, और एक होता है एडजस्टेड कैश बुक के साथ। ये भी आपको देखो क्वेश्चन करवाया था, BRS के रिवीजन में भी कराया था कि भाई जो हमारी गलती होती है या जो टाइमिंग डिफरेंस होता है हम उसको मतलब ठीक कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ही आपसे पूछेगा, है ना। उसके बाद देखो चैप्टर 4 है आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में कभी कभी 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसको इग्नोर मत करना थ्योरी के पर्सपेक्टिव से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि कैसा आता है इन्वेंट्री का, है ना। वो आपको कहेगा कि भाई इन्वेंट्री की वैल्यू निकालो, बीच में कुछ 4-5 आइटम्स दे देगा इस तरह के, सेल परचेज और ये वो, और आपको स्टेटमेंट बना के निकालना पड़ेगा। वो तो हो गया प्रैक्टिकल। थ्योरी में वो आपसे देखो क्या पूछ सकता है, मैं वो बताता हूँ। अलग अलग मेथड्स हैं, ये सब बातें तो आपको पता ही हैं। और इन्वेंट्रीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सब भी बेसिक थ्योरी हमको पता ही है ना। लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इम्पॉर्टेंट, वो या तो ये डिफरेंस हो गया छोटा सा कि फीफो और लीफो मेथड में क्या डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को आप अच्छे से कर जाना। फीफो मतलब आपको पता ही है कि भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले खरीदा गए तो पहले बेचेंगे। लीफो का मतलब है जो बाद में खरीदा होगा वो पहले बेच देंगे। उस हिसाब से ये जो डिफरेंसेस दे रखे हैं कि किसकी वैल्यूएशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। इन्फ्लेशन है तो कौन ज़्यादा वैल्यू दिखाएगा, डिफ्लेशन है तो कौन ज़्यादा वैल्यू दिखाएगा। तो ये टेबल एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना, है ना। बाकी फीफो को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने अप्रूव कर रखा है, लीफो को नहीं कर रखा। तो ये सब पॉइंट्स बनते हैं। फिर और अगर इम्पॉर्टेंट एक डिफरेंस बोलूँ इसी चैप्टर में, 5 नंबर का स्ट्रेट अवे थ्योरी क्वेश्चन है, एग्जैक्टली अच्छे से रट के चले जाना। ये भी डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या फ़र्क है। पॉइंट सारे रट लेना। बेसिक डिफरेंस मैं बता देता हूँ। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, हर पीरियड के बाद फिजिकली वेरीफाई और फिजिकली काउंट करते हैं। जैसे हर 3 महीने में फिजिकल काउंटिंग हो रही है।
लेकिन जब हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम करते हैं तो उसमें जैसे ही सामान बिकेगा वैसे ही नया बैलेंस तुरंत निकल जाता है, यानी कि ये सिस्टम में डेली बेसिस पर या इनफैक्ट हर मिनट के बेसिस पर रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चलती रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो ये इसीलिए थोड़ा सा महंगा सिस्टम है, कॉस्टली है, पीरियोडिक वाला थोड़ा सस्ता सिस्टम है ना। तो ये डिफरेंस ज़रूर अच्छे से कर जाना। पीडीएफ क्रिश और गौरी का पूछ रहे हैं कहाँ मिलेगा, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, क्लास ख़त्म हो जाए पूरी की पूरी पीडीएफ विद माय मार्किंग्स आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो निश्चिंत रहना। तो ये देखो अलग अलग मेथड्स हैं, ये थ्योरी में नहीं पूछेगा, है ना, ये तो आपको बेसिक पता ही है, या नहीं भी पता तो दे रखे हैं यहाँ पर कि भाई किस मेथड से कैसे निकालना है। अलग अलग मेथड्स होते हैं, उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जस्ट एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन चैप्टर में देखो क्या थ्योरी बनती है, क्वेश्चन आया तो प्रैक्टिकली आएगा 10 नंबर का, वो तो हुई अलग बात। थ्योरी क्या बनेगी देखो इसमें डेप्रीसिएशन में, ये बेसिक मीनिंग है, ये सब बातें हैं। एक बनती है ऑब्जेक्टिव, और इसमें कभी कभी ट्रू फॉल्स भी आ जाता है, कोई एक ऑब्जेक्टिव पकड़ लेगा, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना कि भाई डेप्रीसिएशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैंने नोट्स में भी लिखवाए हैं, समझाए भी हैं, 4 हैं भाई। ट्रू रिजल्ट्स बताता है, ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है, ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताता है, और फ्यूचर के लिए आपके फंड्स को एक्यूमुलेट कर देता है अगर आपको अपने फिक्स्ड एसेट को रिप्लेस करना हो, है ना। तो ये बेसिकली 4 पॉइंट्स बस बताने, बाकी बेसिक और कुछ नहीं है। कॉस्ट आपको निकालनी बेसिक आती है, अलग अलग मेथड्स हैं, उनके फॉर्मूले हैं, ये सब प्रैक्टिकल में पूछेगा, है ना। उसके बाद एक होता है प्रोविज़न के थ्रू और एक होता है बिना प्रोविज़न के थ्रू, वो भी आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूछेगा। SYD मेथड, उसका फॉर्मूला आपको पता है, मशीन आवर मेथड, उसका फॉर्मूला आपको पता है, एग्जाम्पल, ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ही काम आने वाली बातें हैं। इनके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। बाकी मेथड बदल गया तो क्या होगा, ये भी बेसिक चीज़ प्रैक्टिकल में पूछेगा। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का मतलब है कि आपने अपने एसेट की वैल्यू को या तो बढ़ा दिया या एसेट की वैल्यू को कम कर दिया, तो हम क्या करेंगे। तो ये भी आपसे ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है, थ्योरी में नहीं पूछेगा 4 नंबर के, लेकिन ये एप्लीकेशन बेस्ड ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं कि भाई आपने एसेट की वैल्यू बढ़ाई तो क्या करोगे, या एसेट की वैल्यू कम कर दी तो क्या करोगे, है ना। तो भाई देखो, अगर हमने एसेट की वैल्यू बढ़ाई तो हम रिवैल्यूएशन सरप्लस में भी दिखा देंगे, एसेट की वैल्यू घटाई तो पीएनएल में डेबिट कर देंगे। अगर पहले बढ़ाई और फिर बढ़ाने के बाद घटाई तो फिर हम पहले क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस जितना होगा उससे घटाएंगे, और एक्स्ट्रा जो गिरावट होगी वो पीएनएल में डाल देंगे। और पहले घटाने के बाद फिर बढ़ाई तो फिर तो हम पीएनएल में पहले जितना घटाया था उतना डाल देंगे, और एक्स्ट्रा जो बचेगा वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल देंगे। मतलब ये बात आपको यहाँ पर दे रखी है। ये पोर्शन है नहीं सिलेबस में, ये मैंने कट कर दिया। उसके बाद है जी आपका चैप्टर 6 मॉड्यूल 1 का आखिरी चैप्टर। ये तो भाई 99% बना ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए है, जितने भी इसके 4 यूनिट्स हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, इस यूनिट में जो पहला इंपॉर्टेंट थ्योरी आपसे पूछ सकता है वो ये कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है। ये एक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनता है, तो इसके आप सारे पॉइंट्स एक बार कवर कर सकते हो अच्छे से। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड आता हूँ।
हाँ जी बच्चों, हाँ जी बच्चों, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो आपको आवाज आ रही है, एक बार बता देना बच्चों। हू हाँ बिल्कुल हो जाओगे। एक बच्चा कह रहा है मैथ्स में करा है, डर लग रहा है। डोंट वरी, मैथ्स की बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल हो जाओगे। ओके आ रहा है, चलो ठीक है जी। ओके अनुज, ओके ध्रुव, चलिए जी, चलिए चलिए ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में बच्चों ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट 5 नंबरी क्वेश्चन डायरेक्ट। बाकी मैं बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम एक बिल बनाते हैं और किसी को देते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करके हमें वापस लौटाता है, और इसमें टोटल 3 पार्टीज होती हैं। जबकि प्रॉमिसरी नोट के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रॉमिसरी नोट के अंदर हम खुद ही प्रॉमिस करते हैं, खुद ही साइन करते हैं और वो चिट्ठी किसी सामने वाले को दे देते हैं। तो इसीलिए प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ 2 पार्टीज होती हैं। बाकी इसके पूरे डिफरेंस को आप अच्छे से एक बार यहाँ पर करके जाना, 5 नंबर में हमसे ये पूछ सकता है, ठीक है ना। बाकी देखो आपकी जो इसकी अकाउंटिंग एंट्रियां हैं वो सारा प्रैक्टिकल है, वो तो आपको पता ही है कि बिल के साथ हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ड्रॉई की बुक्स में भी क्या क्या एंट्रियां होती हैं, है ना। बिल डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर हमें दे रखी हैं। ड्यू डेट्स कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता है। उसमें अलग अलग कुछ केसेस होते हैं, वो भी सब सिंपल हैं। फिर कभी कभी बिल रिन्यू हो जाता है क्योंकि ड्रॉई हमें पैसे नहीं देता, तो वो आगे एक्सटेंड कर देता है। उसके बाद एकोमोडेशन बिल क्या होते हैं, ट्रेड बिल्स क्या होते हैं। एकोमोडेशन बिल का मतलब हो गया कि भाई जो 2 दोस्त आपस में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बनाते हैं, म्यूचुअल हेल्प के लिए। ट्रेड बिल्स हो गया जो हमारे आपस में व्यापार से संबंधित ट्रेड बिल्स होते हैं, है ना। तो ये सब हो गया। उसके बाद हाँ कृष भाई, अभी चाय पी ली अंतराल में। उसके बाद है जी दूसरा यूनिट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो ये तो टोटल ही छोटा सा यूनिट है 4 नंबर का। इसमें आपसे थ्योरी के रूप में अगर कुछ भी पूछेगा तो ये सब थोड़ा बहुत पूछ सकता है कि भाई 3 अलग अलग तरीके के हैं। हालांकि इसमें कोई थ्योरिटिकल पॉइंट ऐसा बनता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और सेम इसी तरह कंसाइनमेंट चैप्टर के अंदर भी कंसाइनमेंट में आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करवाया जाता है, उसका कोई थ्योरिटिकल क्वेश्चन आपसे आम तौर पे नहीं पूछता। लेकिन हाँ, ट्रू फॉल्स में इसके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे एक डिफरेंस है वो मैं मार्क कर रहा हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है कि कंसाइनमेंट में और सेल में क्या फ़र्क होता है। तो कंसाइनमेंट में जो होता है, ओनर हमेशा कंसाइनर खुद होता है, वो सिर्फ अपने गुड्स की पोजेशन को बदल देता है, सामान कंसाइनी के पास पहुंच जाता है। जबकि सेल में क्या होता है, सेल में सामान भी पहुंच जाता है और ओनरशिप भी पहुंच जाती है, क्योंकि हम अपने सामान को बेच देते हैं। बाकी इस तरह के कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये एक डिफरेंस आपसे पूछ सकता है कंसाइनमेंट में। बाकी डिस्काउंट, ये बेसिक बात है। कितने तरह के कमीशन होते हैं ये भी एक बार आप रीड कर लेना। इस पर ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं कि भाई ऑर्डिनरी कमीशन है तो बैड डेट्स की कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। डेल क्रेडिट कमीशन है तो फिर बैड डेट्स के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिलती है। ओवरराइडिंग कमीशन है वो हम सरप्लस पर कैलकुलेट करके देते हैं ताकि कंसाइनी ऊंचे दामों पर सामान बेच सके। तो ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हमसे पूछ सकता है ना। बाकी जर्नल एंट्रियाँ आपका प्रैक्टिकल पॉइंट है, वो आप गो थ्रू कर लोगे। कंसाइनर की बुक्स में ये देखो ऐसा अकाउंट बनाने को आएगा, मेनली तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो आपको पता है। बाकी नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, उसमें क्या फ़र्क होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे 2 नंबर के थ्योरी में ट्रू फॉल्स के रूप में पूछ सकता है। किसी भी का एक पॉइंट देके पूछ देगा कि भाई ये नॉर्मल है या ये एबनॉर्मल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मल लॉस जो होते हैं वो अनअवॉइडेबल होते हैं, एबनॉर्मल लॉस जो होते हैं वो अवॉइडेबल होते हैं, इसीलिए वो बुक्स में रिकॉर्ड भी होते हैं। लेकिन नॉर्मल लॉस को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये बात आपने प्रैक्टिकल में भी देख ही रखी होगी, ठीक है जी। बाकी बुक्स ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। फिर एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट में कोई भी थ्योरी ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एवरेज ड्यू डेट में बस ये होता है कि इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अलग अलग केसेस में एवरेज ड्यू डेट निकाली जा सकती है।
बाकी तो सब कुछ इसमें प्रैक्टिकल ही है, फॉर्मूले हैं, कैसे एवरेज ड्यू डेट निकालनी है वो आपको पता ही है। बाकी थ्योरी इसमें कोई ऐसी नहीं है जो आपसे डायरेक्ट पूछ ले। सेम विद अकाउंट करंट, अकाउंट करंट में भी आपसे खाता बनवाएगा वो। बाकी इसके 3 मेथड होते हैं कि भाई इंटरेस्ट टेबल वाला है ना, या मीन्स ऑफ प्रोडक्ट वाला, या मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस वाला। तो उस पर क्वेश्चन आएगा, थ्योरी क्वेश्चन वैसे नहीं पूछेगा। तो मतलब कुल मिलाकर जो आपकी मॉड्यूल 1 है उसके अंदर आप इतनी ही थ्योरी पर फोकस करना जो जो मैंने आपको मार्क करके बताया। अब उसके बाद जो मॉड्यूल 2 है यानी कि चैप्टर 7, 8, 9 और 10, चैप्टर 7, 8, 9 और 10 के अंदर क्या क्या थ्योरी पूछ सकता है अगर हम उसकी बात करें तो देखो, चैप्टर 7 है फाइनल अकाउंट्स। इसका क्वेश्चन 10 नंबर से कम का आएगा नहीं, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब चाहे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के साथ है या खाली ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट है, उसमें हमको एडजस्टमेंट दे रखी होंगी और हमें उसको सॉल्व करना होगा। तो अब देखो, अकाउंट कैसे बनाएंगे, अकाउंट में क्या आएगा, वो सब चीज़ें तो नॉर्मल प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हैं। बाकी थ्योरी में हमसे वो क्या पूछ सकता है, थोड़ा सा एक बार ये रीड कर जाना एक बार बेसिक आइडिया के लिए कि भाई इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है। वैसे तो आपको पता ही है, इनकम स्टेटमेंट मतलब अपना P&L और पोजीशन स्टेटमेंट मतलब आपकी बैलेंस शीट, है ना। बाकी इसके अलावा कुछ बेसिक डिफरेंस ये पहले भी कवर हो गए, जैसे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस क्या होता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट, देखो यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट दे रखी है, उनका क्रिस्प दे रखा है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आपकी हेल्प कर देगा, है ना। तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अलग अलग देखो, इसमें 15 से 16 तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख के जाना। ये आपसे थ्योरी में कुछ भी नहीं पूछेगा, ये सब प्रैक्टिकल है। बैलेंस शीट में क्या बनाते हैं, एसेट लायबिलिटी, ये सब आपको पता है। अब एक छोटा सा डिफरेंस ये है, ये एग्जाम में कई बार पूछा है तो मैं इसीलिए इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ कि रिजर्व में और प्रोविजन में क्या अंतर होता है ना, ये एक क्वेश्चन है। तो ये जैसे क्लास 11th में भी आपका चैप्टर था, तब भी था और अभी भी इम्पॉर्टेंट है। रिजर्व का मतलब होता है एक तरह से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रोविजन जो होता है वो होता है एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी तो इसीलिए मैं मार्क कर रहा हूँ। तो प्रोविजन होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और रिजर्व जो होता है वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो इस साइड आएगा, है ना। बाकी रिजर्व आपको पता है हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, प्रोविजन हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का या किसी एसेट पर बनाते हैं, जैसे डेटर्स पर हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना। बाकी लिमिटेशंस ये सिंपल हैं, चैप्टर 1 की तरह, वो पूछ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है। बाकी इसी तरह फिर है चैप्टर आपका 8 पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर है, बस पहला यूनिट फंडामेंटल्स का, इंट्रोडक्शन का, उसमें से थ्योरी आने के चांसेस हैं। बाकी आपसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनमें कोई थ्योरी क्वेश्चन बड़ा नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछ ले तो अलग की बात है, वैसे चांस बहुत कम होते हैं। तो अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें वो पूछ सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, LLP और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जिन बच्चों ने लॉ पढ़ रखा होगा तो उनको पता होगा, आपने लॉ के अंदर भी दोनों के एक्ट्स पढ़ रखे हैं, पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ रखा है और LLP का एक्ट भी पढ़ रखा है। तो एक डिफरेंस इसका गो थ्रू कर लेना, बाय चांस ये आपसे पूछ सकता है। बाकी क्या क्या इसमें अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट के सिस्टम क्या होते हैं, वो सिंपल बेसिक बात है प्रैक्टिकल के लिए। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या फ़र्क है, ये एक बार आप रीड कर लेना। हालांकि बिल्कुल सेम क्लास 12th की तरह है, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाय चांस पूछ ले तो पता होना चाहिए। भाई फिक्स्ड मेथड में आपकी कैपिटल फिक्स रहती है, आप 2 अकाउंट बनाते हो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपकी कैपिटल चेंज होती रहती है और आप एक ही सिंगल अकाउंट बनाते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनके ट्रीटमेंट्स, गारंटी, ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसी तरह गुडविल के अलग अलग मेथड्स होते हैं, सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं। इस पर क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा या 2 नंबर में सॉल्व करवा लेगा, बेसिक देख लेना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कोई भी थ्योरी नहीं है। अगर हम थ्योरी के एंगल से बात करें, इसमें कोई भी थ्योरी वाली चीज़ नहीं है। बाकी छोटा सा कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस पता होना चाहिए।
रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिन बच्चों को याद होगा, मैंने बताया था कि ये 2 पार्ट्स में बनता है। ऊपर का हिस्सा तो नॉर्मल, जिसमें हम जो भी प्रॉफिट लॉस आया वो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। फिर सेम नीचे एक्सटेंशन में हम क्रॉस पोस्ट करके जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो ऑल पार्टनर्स को न्यू रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो ये बेसिकली मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होता है। बाकी ये कंपलसरी नहीं है बनाना, ठीक है ना। रिटायरमेंट, इसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी मैंने आपके रेफरेंस के लिए, क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पर बेसिक ट्रीटमेंट्स लिख कर दे रखे हैं कि किस में क्या करने अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो। खासकर JLP में अलग अलग केसेस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, तो हर केस में आपको क्या करना है वो यहाँ पर दे रखा है। इसी तरह डेथ ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर में भी आपसे कोई थ्योरी क्वेश्चन बड़ा 5 नंबर का पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसमें भी आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा। वो हो सकता है आपसे डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनवा ले छोटे क्वेश्चन में। बड़ा क्वेश्चन ही वैसे पूछता है जिसमें आपसे फिर बैलेंस शीट भी बनवा लेगा और कैपिटल अकाउंट भी पूरा बनवा लेगा। तो इसमें कोई बेसिक बड़ी थ्योरी नहीं है जो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है जी। तो पार्टनरशिप चैप्टर, आप मानो कि पार्टनरशिप चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा 15 नंबर का, जो मैं आपको कल के पेपर में भी दिखाऊंगा जब आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद हमारा है चैप्टर नंबर 9 NPO। इसमें आपसे पूछ सकता है थ्योरी क्वेश्चन, देखो 4 नंबर का। NPO से ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन भी पूछता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पूछ सकता है। बाकी देखो NPO वाले 3 चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। एक प्रिपेयर करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट, है ना। तो इनके जो फीचर्स हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दोनों के, और कई बार वो इसमें डिफरेंस के रूप से भी पूछ लेता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखो क्या होता है, अगर मैं उसकी बात करूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैश या बैंक की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैपिटल या रेवेन्यू किसी भी नेचर का हो, हम दोनों ही तरह की ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता, यानी कि क्योंकि इसमें हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, ना ही हम इसे एक्रूअल बेसिस पर बनाते हैं। इट इज़ सिंपली ए कैश अकाउंट। ये हम कैश अकाउंट की तरह बना रहे हैं, पैसा आया और पैसा गया। जबकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो एक प्रकार से कैश और नॉन कैश दोनों ही आइटम्स को रिकॉर्ड करता है, और ये एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है, यानी कि ये हमें ट्रू इनकम बताएगा NPO की। बाकी इसमें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल रिसिप्ट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसमें खाली सिर्फ कौन से आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, रेवेन्यू नेचर वाले, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये एक रेवेन्यू अकाउंट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट के फीचर्स या डिफरेंसेस ये अच्छे से पढ़ लेना एक बार, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो वो यहाँ पर आपको दे भी रखा है डिफरेंस, एक बार आप गो थ्रू कर लेना। बाकी प्रैक्टिकल्स के लिए ये ट्रीटमेंट्स हैं बेसिक, जो आप NPO के क्वेश्चन में अप्लाई करते हो अलग अलग, ठीक है ना। इसमें कोई भी आपसे थ्योरी नहीं पूछता, आमतौर पे पूछेगा भी तो बेसिक ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर आइटम को लिखकर वो पूछ देगा कि आप इसका क्या करोगे, कि क्या आप इसको कैपिटलाइज करोगे या आप इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानोगे, है ना। तो सब्सक्रिप्शन या जो आपकी रेगुलर इनकम है तो वो हम रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ लाइफ मेंबरशिप फीस है तो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। वो बेसिक हमसे पूछ सकता है ना। फिर उसके बाद है कंपनी अकाउंट्स चैप्टर 10। तो जो हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट क्वेश्चन में जो A पार्ट होगा वो शेयर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, B पार्ट जो होगा वो डिवेंचर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, है ना। तो ये दोनों तो होंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 नंबर के, और जो 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन होगा वो कोई ना कोई मिक्स होता है। तो अगर बाय चांस इस चैप्टर से पूछेगा तो जो इसका यूनिट 1 है उसी से पूछने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है, कि भाई जैसे कंपनी के फीचर्स क्या हैं ये पूछ सकता है। तो कंपनी के फीचर्स बेसिक हैं जो हमने पहले भी पढ़े थे, कि कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये कानून के दायरे में इनकॉर्पोरेट होती है,
इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि कभी भी ख़त्म नहीं होती, मरती नहीं है कंपनी। कंपनी की कॉमन सील होती है, यानी कि कंपनी का अपना एक सिग्नेचर होता है। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जैसे पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, या सोल प्रोप्राइटर की तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बाकी इसमें हम ट्रांसफ़र शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी में तो फ्रीली कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ये बेसिक फीचर्स पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ट्रू फॉल्स के नज़रिए से 2 नंबर के लिए कंपनियों के टाइप्स जो हैं, ये आपको जैसे क्लास में भी लिखवाएं, वो एक बार गो थ्रू कर लेना। किसी भी तरह की कंपनी के बारे में वो कुछ दे के स्टेटमेंट पूछ लेगा कि क्या ये कंपनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ट्रू है कि फॉल्स है। तो गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 50% से ज़्यादा सरकार या उसकी किसी संस्था ने निवेश कर रखा हो। फॉरेन कंपनी मतलब कोई कंपनी भारत के बाहर बनी। प्राइवेट कंपनी मतलब जो पब्लिक ना हो, जिस पे शेयर्स रिस्ट्रिक्शन हो। पब्लिक कंपनी जिसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। 1 पर्सन कंपनी, एक ही शेयर होल्डर होगा, एक ही मालिक होगा। स्मॉल कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ या उससे कम हो। लिस्टेड कंपनी जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो। अनलिमिटेड कंपनी, ये वैसे थ्योरेटिकल है, जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि जिसमें शेयर होल्डर की लायबिलिटी सिर्फ शेयर्स तक सीमित रहती है, जो आमतौर पे होता भी है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें मेंबर्स जो हैं वो पहले से ही एक अमाउंट गारंटी कर देते हैं कि अगर कंपनी बंद होगी तो हम इतने रुपए देंगे, तो ये मेमोरेंडम में पहले से साइन करके बता देते हैं मेंबर्स। तो ये बेसिकली टाइप ऑफ कंपनियाँ हो गई। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी किसी कंपनी को होल्ड कर रही होती है, मतलब अगर इस कंपनी ने इस कंपनी के 51% शेयर्स खरीद रखे हैं तो ये होल्डिंग कंपनी हो गई, और जिसके खरीद रखे हैं वो सब्सिडरी कंपनी हो गई। तो ये भी मतलब टाइप्स हो गए। बाकी देखो, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L जो सेम आज आप क्लास 12th में पढ़ते हो वो यहाँ पर दे रखा होता है। हालांकि कम इम्पॉर्टेंट है, आपसे इसमें क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन एक बार फिर भी बस गो थ्रू कर लेना, हेडिंग सब हेडिंग, बाय चांस पूछ ले तो। लेकिन हाँ, एक डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा ट्रू फॉल्स के नज़रिए से। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस वो आपको वैसे पता ही है। इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, वो मेन मालिक होते हैं। प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, लेकिन उन्हें डिविडेंड पहले मिलता है, उनका ये अधिकार होता है। बाकी अलग अलग तरह की कंपनी की शेयर कैपिटल होती है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो मेमोरेंडम में मैक्सिमम लिमिट होती है। इशूड वाली जो फिर लोगों को इशू करके देते हैं हम। सब्सक्राइब जितने लोगों ने शेयर सब्सक्राइब कर लिए। कॉल्ड अप जितना कंपनी कॉल करती है, मांगती है लोगों से। और पेड अप यानी कि जितना अभी शेयर होल्डर ने पे करा है, यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर। फिर कुछ कैपिटल कंपनी जो अनकॉल्ड होती है वो सिर्फ अपने वाइंडिंग अप पर शेयर होल्डर से मंगवाती है, तब तक नहीं मंगवाती अगर कंपनी सही चल रही है तो नहीं मंगवाती। कंपनी कहती है अगर हम बंद होंगे तब ये पैसा मांगेंगे, उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। तो ये मतलब आपको पता होना चाहिए। बाकी शेयर इशू करना ये सिंपल है, इसमें ये वाला रट के चले जाना घर से। हालांकि इम्पॉर्टेंट हमेशा ही होता है, 12th में भी होता है, अभी भी होता है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 5 जगह यूज़ हो सकता है ना, वो पता होना चाहिए। बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, कोई इशू ऑफ शेयर्स के कमीशंस को राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम फॉर रिडम्पशंस को देने के लिए, या अपने ही शेयर्स को वापस खरीदने के लिए, जिसको हम बोलते हैं बाय बैक। तो 5 जगह ही आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। बाकी ये सब प्रैक्टिकल है। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस आपको पता ही है। इंटरेस्ट किस पे कितना देंगे वो आपको पता ही है। बाकी मन करे तो रीड कर लेना, थ्योरी में चांस कम है ना, प्रतिशत बस पता हो कि कितना किस में देना है, दैट्स इट। फॉरफीचर एंड री इशू, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा, इसमें कोई थ्योरी एज सच नहीं पूछता। 2 नंबर के ट्रू फॉल्स में थोड़ा सा कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड आपसे थ्योरी पूछ सकता है, लेकिन वो भी प्रैक्टिकल, मतलब सॉरी थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल करवा सकता है ट्रू फॉल्स में। अच्छा, उसके बाद शेयर्स इशू करे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये प्रैक्टिकल है। फिर डिबेंचर्स पर आ जाते हैं। डिबेंचर्स के फीचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स पर फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, ये बात पता होनी चाहिए। इनका अमाउंट हम रीपे करते हैं फिक्स टाइम के बाद, ये बात पता होनी चाहिए। डिबेंचर्स
सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, मतलब इन्होंने किसी एसेट पर चार्ज ले रखा होता है या नहीं ले रखा होता है, ये भी पता होना चाहिए। बाकी शेयर्स और डिबेंचर्स का जो डिफरेंस है वो एक थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो ओनर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो बोरोअर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स को हम मतलब शेयर्स के होल्डर को शेयर होल्डर कहते हैं, डिबेंचर के होल्डर को डिबेंचर होल्डर करते हैं। शेयर्स पर डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट मिलता है। शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। शेयर्स कन्वर्ट नहीं हो सकते लेकिन डिबेंचर्स कन्वर्ट भी हो सकते हैं। बस ये डिफरेंस पढ़ लेना ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी देखो अलग अलग टाइप्स के डिबेंचर होते हैं, सिक्योर्ड भी, अनसिक्योर्ड भी, कन्वर्टेबल भी जो कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी जो कन्वर्ट नहीं होते हैं, रिडीमेबल भी जिन्हें पैसे वापस करने पड़ते हैं, नॉन रिडीमेबल भी या इररिडीमेबल जिन्हें पैसे वापस नहीं करने पड़ते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स जिनका नाम लिखा होता है, बियरर डिबेंचर जिनका नाम नहीं लिखा होता कागज़ पर, फर्स्ट डिबेंचर जिन्हें पहले पैसे मिलेंगे प्रॉपर्टी से, सेकंड डिबेंचर जिन्हें बाद में पैसे मिलेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर थोड़ा सा पढ़ लेना। बाकी तो इस पे 5 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा सिंपल सा, वो आपको पता ही है, जिसमें आपसे इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करवा लेगा फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। बस तो बाकी मैं आपको कल दिखाऊंगा जब पेपर डिस्कस करूंगा। तो ये है बच्चों कंप्लीट एंड ऑल पूरी मतलब थियोरेटिकल चर्चा जो आप कह सकते हो। चलो ठीक है, तो अब आप बता दो मेरे को कि अब एटलीस्ट आपको पता चल गया कि भाई थ्योरी के लिए क्या करना है सब बच्चों को। हाँ, नो चिंता नो फियर, बिल्कुल सही। तो अब आप बिल्कुल चिंता मत करना, वानी ने पूछा भी है तो सब बच्चों को बता देता हूँ, वानी ने पूछ भी लिया। 3 दिन जैसे आपने अपने क्लास 12th में अपने आप को रखा था बिल्कुल वैसे ही रखना है। पहली चीज़, कुछ भी नया मटेरियल नई चीज़ें पे फोकस नहीं करना है, बिल्कुल स्टिक टू द बेसिक्स। जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं पर स्टिक करना है। डर लगेगा, घबराहट होगी, वो सब नेचुरल है, इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है ना। थ्योरी की ज़्यादा चिंता मत करना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया कि क्या है थ्योरी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज मैं ये फाइल अभी शेयर करूँगा, आज रात इसको एक बार गो थ्रू नज़र से फेर लो, बस जितना हो गया दैट इज़ सफिशिएंट थ्योरी में। कल पेपर डिस्कस करवाऊँगा, दोनों पेपर्स, उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, मतलब आपको सब कुछ पता लग जाएगा। कल बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ये देखना आप, ठीक है। हाँ, तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा और निश्चिंत रहें, इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी लिखे हुए हैं, आप अपने उसको अपने हिसाब से अपने मटेरियल से मैच करके जैसे भी अच्छा लगे वैसे रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर बस चले जाना है, CA पराग गुप्ता, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो बस अब करो रिवाइज अपना घर पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और चिंता मत करना, मार्क माय वर्ड्स, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। पेपर आपका अकाउंट्स का खासकर मैं बता रहा हूँ बहुत इजी आने वाला है, बहुत सिंपल होगा। आपने बस अगर स्टडी मटेरियल एक बार भी देख रखा है तो आप देखना आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग सभी बच्चों को।